नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारे साथ एडवोकेट केडीएस हुड्डा सर हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो सीईटी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपके काफी सारे डाउट आ रहे थे कि सीईटी पॉलिसी में कोर्ट केस इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, और सभी काफी सारे आपके डाउट थे। इस वीडियो में हम उन सब चीजों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सर आप इसका बैकग्राउंड बता सकते हैं बच्चों को। सीईटी के टेस्ट के बारे में तो बच्चों को सभी को पता है, कैसे कब इंट्रोड्यूस हुआ है और क्या इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कोर्ट के अंदर क्वेश्चंस गए हैं। सबसे पहले तो जो मेरा वाला केस है मैं आपको बता दूं कि शुभेंद्र वाला जो केस हमने डाला था, ये लेटेस्ट जो जेई का ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर हमारा ये केस था। इसके अंदर इन लोगों ने अब क्या किया था, अब की बार, ये पहली बार ही किया है कि इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग की थी वो पोस्ट वाइज की। पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर क्या किया है इन लोगों ने, जो बेसिक पहले क्या कर रहे थे ये लोग, ग्रुप वाइज की थी जो पहले की जो भर्ती हुई चैलेंज एलपी, उसके अंदर वो लोग ग्रुप वाइज बुलाए थे। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिनको पार्टिसिपेशन का मौका मिला था। अब इन्होंने पोस्ट वाइज बुलाए। पोस्ट वाइज में क्या हुआ है, हार्डली डबल द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एक कैंडिडेट जो जेई वाली ग्रुप 1 ग्रुप 2 का हमने काउंट किया था, करीब 16 बार, 17 बार, 15 बार, 12 बार ऐसे शॉर्टलिस्ट हुआ है। रिजल्ट क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 1.9495% ही आए इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स, जो कि क्लॉज 9 का प्रोविजन था। उस चीज को लेके हम लोगों ने केस डाला था। सिंगल बेंच ने मानी, हमारी बात को माना कि यस दिस इज नॉट रॉन्ग, गुड, और अकॉर्डिंगली जितने भी पिटिशनर थे सबको उन लोगों ने अलाउ कर दिया था कि दे शुड बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सरकार इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एलपीए में चली गई। एलपीए में काफ़ी देर डिस्कशन हुई थी, मैं था, दूल साहब दोनों का थे केस में। काफ़ी करीब 2-1 घंटे आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। इवन कोर्ट ने भी ये बात मानी थी कि यस, ये जो आप पोस्ट वाइज आपने शॉर्ट लिस्टिंग की है, इट इज़ किलिंग द कंपटीशन बहुत कम लोगों में रह गया है और नंबर ऑफ रेपिटेशंस काफ़ी ज़्यादा है। बट कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी कि क्योंकि ये जो आपका ये क्लॉज है और ये पॉलिसी है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 टाइम्स वाली क्लॉज 9 की, ये अंडर चैलेंज नहीं है, इसलिए एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्लॉज मैं आपके इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। और अकॉर्डिंगली उन्होंने हमारी स्टे को वेकेट कर दिया था। आज के दिन एक जो दूसरा इशू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आई थिंक जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को तो वो तो ये सफ़र करेंगे बुरी तरह से, वो ये है कि हमारा जो इसके अंदर क्लॉज 11 है पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर क्या प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर आपके सीईटी स्कोर में, कंपटीशन में आप रिकमेंड हो गए किसी भी पोस्ट के लिए, सब्सिक्वेंटली उस सीईटी स्कोर के ऊपर आप कोई और अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, लेट अस, मैं एग्जांपल दे दूं। आपने सीईटी पास किया, पुलिस की भर्ती में सिपाही के लिए खड़े हो गए, यू आर मेरिटोरियस, आप शॉर्ट लिस्ट भी होगे, फिजिकली फिट हो तो आप सिलेक्ट भी हो। साथ ही में आपने अब 56 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है, आपने वहां भी भर दिया। इफ यू आर रिकमेंडेड फॉर अ कांस्टेबल, आप इस सीईटी स्कोर के ऊपर सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हो सकते। ये क्लॉज है विच नीड टू बी चैलेंज्ड। ये चीजें हैं जिसको चैलेंज करने, मैंने पहले भी एक आपके जैसे पत्रकार ने बात कर रहे थे, मैंने उस टाइम भी बताया कि हमें पॉलिसी चैलेंज करनी पड़ेगी, कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, हमें चैलेंज करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन थिंग जो हमें चैलेंज करना होगा। जो ये क्लॉज 9 के अंदर पोस्ट वाइज वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट इज किलिंग कंपटीशन, हमें इस प्रोविजन को भी चैलेंज करना होगा। इसके लिए हमारे को अलग से रेट्स डालनी पड़ेंगी, हमारे इन द सेंस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी वो वकील करना चाहते हैं, उनको वकील करके उन्हें इस चीज के ऊपर टारगेट करना है।
जी सर। ये पॉलिसी एक अंडर चैलेंज आई थी, पॉलिसी एज ए होल। मैं अभी तक मैंने बात की पर्टिकुलर क्लॉज की, पॉलिसी एज ए होल चैलेंज हुई थी। एक आशीष कुमार का केस था, उसके साथ कई लोग थे, कई वकील साहब ने, बहुत दिन तक वो केस चला। उसके अंदर चैलेंज ये हुआ था कि आपने एक बार सीटी करा लिया, आपने उसमें मिनिमम कट ऑफ दे दिया, जनरल कैटेगरी के लिए 50%, बाकी के लिए 40%, रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो जो भी क्वालिफाई करेगा, अगर वो फॉर्म भरता है तो फर्दर शॉर्टलिस्ट नहीं होना चाहिए, उसको आप रिटन टेस्ट के लिए बुलाओ। उसके अंदर ये मेन इशू था। उस इशू में काफी दिन बहस होने के बाद अनफॉर्चुनेटली कोर्ट नहीं मानी और कोर्ट ने उन रिट्स को डिसमिस कर दिया। ये आशीष कुमार वाला केस था। रिसेंटली इसी जजमेंट को लेके कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए थे, एसएलपी गए थे, एसएलपी अलाउ नहीं हुई, वो डिसमिस हो गई। हाँ, उनको ये कह दिया गया कि आप चाहो तो हाई कोर्ट में रिव्यू डाल सकते हैं। उस रिव्यू में मेरी समझ है लिमिटेड स्कोप रहेगा। स्कोप क्योंकि जो आप रिट के अंदर पॉइंट उठाते हो, रिव्यू के अंदर उन्हीं के ऊपर बहस होगी। तो वो वहां पे जो मेन पॉइंट था वो यही था कि 50% जिसने मार्क्स ले लिए, जो सीईटी क्वालिफाई हो गया, उन सभी को एग्जामिनेशन के लिए, रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाए। फर्दर उसके अंदर स्कोप मुझे कम लग रहा है, बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा कैसे क्या होगा। ये सजेशन जी। एक और जो इशू आ रहा है, बीसीए बीसीबी जो उनसे कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, इन लोगों के बहुत से फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, ये कहते हुए कि आपका जो बीसीए का सर्टिफिकेट है ये पुराना है। ये एक्शन एचएसएससी का बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट से मैटर कवर्ड है, हमारी हाई कोर्ट के अंदर काफी केसेस आए हैं जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सर्टिफिकेट पुराना है लेकिन वो अभी भी वीक कैटेगरी का है और अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है तो उसको उसी कैटेगरी का माना जाए। तो एचएसएससी ने गलत रिजेक्ट किए। बहुत से लोग अभी भी हाई कोर्ट में आए, 15-14 तारीख तक केसेस डले हैं और कोर्ट ने उन सबको इंटरिम रिलीफ दिया है। तो ये उनका एक्शन गलत था। जहां तक ये क्लॉज 11 और क्लॉज 9 की बात जो मैं कह रहा हूँ कि हमें रिट डालनी पड़ेगी, वो क्लॉजेस चैलेंज करने पड़ेंगे पॉलिसी के, ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती। सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो लोग इनमें किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए हमें कोर्ट ही आना पड़ेगा, कोर्ट ही को सेट असाइड कर सकती है और लोगों को रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी सफर करेंगे। अगर उन लोगों ने 4 चीजों का भरा है, किसी छोटी पोस्ट की सिलेक्शन पहले हो गई तो बड़ी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हुए, मेरिट में होते हुए भी वो लोग कंसीडर नहीं होंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। वो बताइए सर। एक डाउट है, जो हमने ये एसएलपी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो शुभेंद्र वाले केस के ऊपर फाइल हुई थी, उसकी जो 8 तारीख को, 7 तारीख को जजमेंट आई थी, या फिर वो जो आशीष वाला केस था उसके लिए फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में? ये शुभेंद्र वाले केस में मेरी नॉलेज में कोई पटिशनर नहीं गया है। जो हमने पॉइंट उठाया था उस पटिशनर के, ये आशीष वाले केस के ऊपर लग रही है मेरे को, उसी केस में। शुभेंद्र वाले केस में इस इशू को लेके रिट नहीं थी, क्योंकि जो मैंने एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ जी गए थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आशीष वाला केस था तो सर वो 99% वही होना चाहिए। क्योंकि शुभेंद्र वाले केस के जो मेरे क्लाइंट से जो हमारे टच में थे, उनमें से किसी ने इस इशू के ऊपर नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ डाला है। मैंने एडवाइस तो किया था कि उनको जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने, किसी ने भी मेरे को वो पिटीशन की कॉपी नहीं दी जिसके अंदर वो इशू उठाओ। क्योंकि सर ऑनलाइन और जो सोशल मीडिया पे ये अफवाह उड़ रखी है, क्योंकि जो एलपी हाई कोर्ट के अंदर डली थी उसके अंदर ये पॉलिसी को चैलेंज करने की बात लिखी हुई थी, जो 7 तारीख को जजमेंट आई थी शुभेंद्र वाले केस में। तो उन्होंने ये अफवाह उड़ा रखी कि भाई हम इस शुभेंद्र वाले केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल रहे हैं। 7 तारीख को जो हमारा केस था, उसके अंदर ये इशू थे ना जो थे, वो यही थे कि आप लोग ये जो, क्योंकि मैं ये पोस्ट वाइज वाला जो इशू उठा रहे हो, इसके ऊपर मैं काम नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसको आपको अलग से चैलेंज करना पड़ेगा। तो वो तो आपको मतलब कि इशू ही नहीं है अभी। जब तक हाई कोर्ट में नहीं आओगे आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जाओगे? हाई कोर्ट में हमने उस चीज को चैलेंज नहीं किया है। ठीक, ये तो है। तो
ठीक सर। तो जो सर ये SLP सुप्रीम कोर्ट से अभी आई है, इसके जो रिजल्ट आया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है आगे? जो SLP सुप्रीम कोर्ट से आई है, देखो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो तो मतलब कि संजीव कुमार वाला केस था। हाँ हाँ। जो गए हैं, संजीव कुमार का केस है जो सा, वो आशीष के ऊपर बेसिस पे ही रिजेक्ट हुआ था। तो आशीष कुमार का जो इशू था वो ये था कि जो मैंने पहले बताया कि आप जितना उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है सभी को अलाउ करो। जी हाँ, क्वालिफाई का केस था उनका, आशीष कुमार का। तो इसमें कोई शक नहीं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जब आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, बाकी जितने ही बच्चे सबको चांस दो। बिल्कुल सर। इशू कोर्ट नहीं मान रही तो ठीक है, अब रिव्यू के अंदर अगर जज साहब का मूड बना तो हो सकता है वो बात मान जाए, तो डिपेंड करता है रिव्यू में क्या रहेगा। रिव्यू बिल्कुल चल सकता है, रिव्यू मेंटेनेबल है, क्योंकि अब SLP के अंदर उन्होंने मेरिट पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ SLP रिजेक्ट, सिंपल SLP रिजेक्ट हो तो रिव्यू डल सकता है। हाँ। तो लेकिन उसके अंदर मेरा सिंपल ये है, उसके अंदर अगर आशीष वाला इशू सिंपल वही इशू है तो वो सिर्फ एक इशू है। क्या हम बाकी इशू जो मैंने उठाए, जो मैंने एडवाइस किया था कि आप लोगों को ये डालना, इन क्लॉज 11 और क्लॉज 9 के ऊपर केसेस डालने हैं, वो कितने उठ पाएंगे ये तो आगे टाइम बताएगा। तो सर हाई कोर्ट में अगर रिव्यू करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की SLP के रिजल्ट के हिसाब से करेंगे या LPA के बेस पे हम रिव्यू डालेंगे हाई कोर्ट में? रिव्यू तो जो भी आशीष की जजमेंट है, आशीष की जजमेंट के अंदर ही रिव्यू आएगा। ठीक। हाँ, LPA का उसमें वो नहीं है, तो आशीष की जो जजमेंट थी रिट के अंदर थी वो उसी के ऊपर आएगा ना। LPA जो इशू आया था, LPA में जो इशू है वो ये था कि जो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का इन्होंने इशू उठाया है ये गलत है, हम पोस्ट वाइज कर रहे हैं और वो ठीक है। तो LPA में कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये इशू एज इज सच चैलेंज नहीं है, तो मैं तो जो इशू इंटरप्रेट करूंगा उस हिसाब से जो क्लॉज लिखे हुए उन्हीं को इंटरप्रेट करेगी कोर्ट। हालांकि वो कोर्ट ने माना था ओरल ऑब्जर्वेशन में कि इस इंटरप्रिटेशन से जो ये हम टाइट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इससे जो कंपटीशन किल हो रहा है, क्योंकि हाँ, और क्योंकि ये इशू इटसेल्फ क्लॉज चैलेंज में नहीं है तो व्हाटएवर इज इंटरप्रिटेशन वही मानी जाएगी। इसीलिए मैं एडवाइस कर रहा था कि हमें इसको अलग से चैलेंज करना पड़ेगा, इस प्रोविजन। दिस इज रॉन्ग। ठीक सर, यानी कि आशीष कुमार वाले केस के लिए ही हम दोबारा से रिव्यू के लिए जाएंगे। आशीष कुमार वाले केस में जो भी पिटिशनर्स थे, जो भी लोग जाना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को कहा है उस केस को रिव्यू करना है कि उसमें आप चाहो तो रिव्यू डाल सकते हैं। जी सर। और ये शुभेंद्र वाले में सर, इसमें भी रिव्यू डाल सकते हैं? शुभेंद्र वाले केस में, शुभेंद्र वाले केस में तो केस पेंडिंग ही है, इंटरिम रिलीफ बना हुआ है, लेकिन बात 24 तारीख की डेट दिया कि आप सेपरेटली चैलेंज करो। जो हमने जो LPA गई हुई है या जो हमारी रिट्स है उसके अंदर इसको क्वेश्चन नहीं किया हुआ। बिल्कुल। और उसका रीजन ये था कि पहले की शॉर्ट लिस्टिंग थी उन सभी के अंदर उन लोगों ने ग्रुप वाइज सबको बुलाया था, तो हम ये अब भी यही मान के चल रहे थे कि उसी हिसाब से बुलाना चाहिए। जो आप लोग संकीर्ण इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ये गलत है। बिल्कुल। लेकिन हमने इस क्लॉज को चैलेंज नहीं किया था, इसकी लैंग्वेज को चैलेंज नहीं कर रखा किसी भी रिट में। तो कह रहे हैं कि आप इस क्लॉज को ही अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराते हो, उसकी कोई रिट डालते हो, उसके अंदर हम देखेंगे। जी सर। और सर जैसे क्लोज 11 है तो उससे जो एलम सेलेक्ट हो रखे हैं पहले, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जो 20 ग्रुप की पहले ज्वाइनिंग हो चुकी है क्लोज 11 की वजह से। यस, ये जो क्लोज 11 है ये बहुत डेंजरस है, स्पेशली मैंने जो पहले भी बताया जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत, क्योंकि वो तो जगह सिलेक्ट हो, जी सर, जो जगह ही किसी की शॉर्टलिस्टिंग हुई है वो तो वहीं तक रह जाएगा, लेकिन जो मेरिटोरियस है वही नंबर ऑफ जगह शॉर्टलिस्ट हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। एज ऑन टुडे तो क्या हुआ है, क्योंकि पूरी की पूरी सिलेक्शन LPA में हाई कोर्ट ने उड़ा दी थी जी, तो उसके कारण आज की तारीख में CET 2022 वाला जो हुआ था
उसके बेसिस पे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई कि जो जिनकी हुई है वो लीगली हटे हुए लोग हैं। जी सर। इसलिए क्लॉज 11 किसी के ऊपर नहीं लग रहा। ठीक। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रिव्यू में गए हुए हैं। हाँ हाँ। अगर उनका ठीक। रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है हाँ हाँ। तो वो लोग अपॉइंटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। जी। तो वो हाँ फिर वे, अपॉइंटेड, हाँ तो अब वे सब्सिक्वेंट पेपर नहीं जहां दे पे भी पाएंगे उनके अपने। नाम आए हुए हैं वो सब इलीगल हो जाएंगे। ठीक सर। ये प्रॉब्लम आएगी। तो उनके लिए जी तो सर। वही बात है, सिलेक्ट मतलब कि उनका रिव्यू सिलेक्ट होते हैं तब प्रॉब्लम हाँ है, हाँ। नहीं होते तो प्रॉब्लम है। हाँ दोनों तरफ फंस रहे हैं, वे तो सही बात दोनों है। तरफ फंसे हुए हैं। ठीक। अच्छा, और सर ये आज आचार संहिता लग चुकी है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज के ऊपर, पूरी प्रोसेस के ऊपर? आचार संहिता का ऑन गोइंग सिलेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग शॉर्टलिस्ट जी। कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। वो ठीक। मेन बेसिक पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि ये तो ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके ऊपर ज्यादा जी। फर्क। हाँ इसी वजह से शायद उन्होंने आज सुबह सुबह जल्दी में काफी सारे नए नोटिफिकेशन भी निकाल दिए। हाँ, व्हाटएवर दे वांट टू डू, इवन मतलब ये कोई नई हाँ। चीज नहीं शुरू करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी चल रही है उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं होती। ठीक। तो सर आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस पूरे इसमें प्रोसेस के लिए? वे फॉरवर्ड तो ये जो मैंने बताया है कि जितने भी लोग हैं अगर वो चाहें अपने अपने वकीलों से बात करें। क्लॉज 9 और क्लॉज 11 को हमें चैलेंज करना स्पेसिफिकली, जी ये सर। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, और वो किस फॉर्म में करते हैं, किनको करते हैं, वो सब की अपनी मर्जी है, लेकिन उसी से हम आगे चल पाएंगे कि दोनों आज नहीं आगे आने वाले टाइम में भी ये रास्ते का रोड़ा बने रहेंगे। और जो बिल्कुल सर। सरकार की बात है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे इनको नहीं छेड़ सकती। ये ऑन गोइंग ऑलरेडी प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन के रूल्स हैं। इन बिल्कुल बिटवीन सर। इवन गवर्नमेंट भी इनको अमेंड नहीं कर सकती, ये सिर्फ कोर्ट ही सहारा है। कोर्ट ही इनको जी। इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स लोगों को दे सकती है। अगर कोई कहे कि हम जी सर। रिप्रेजेंटेशन करके या पॉलिटिकल प्रेशर से, ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर से इन क्लोजेस में कोई अमेंडमेंट करा दें आज के दिन में, इट इज इम्पॉसिबल। जी सिर्फ सर। कोर्ट ही एक सहारा है जिससे काम, ठीक। whatever lawyer, तो whoever हाँ। lawyer they want to engage, उनसे बात करके ठीक। उसको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। जी सर। अगर सर स्टूडेंट आपके थ्रू पेटिशन लगाना चाहे तो उसके लिए हमारा तो क्या काम ही पॉसिबल है, है? हमारा तो जी काम सर। ही है, हमारा तो काम ही है। बिल्कुल। और भी ये तो क्लाइंट है। केसेस की, हर सही हर बात वकील को केसेस की वेट रहती है, हमें भी रहती है। है। जी सर। आएंगे तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, सभी जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप जितने भी आपके डाउट थे इस केस के रिगार्डिंग आगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जिस तरीके से आर्बिट्री शॉर्ट लिस्टिंग की है एसएससी ने, सर ने जैसे कि बताया कि भाई प्रॉपर 4 गुना ना लेके किसी में 1.5 गुना बच्चे लिए हैं, किसी में 2 गुना, वही बच्चे 16-16 बार भी रिपीट हुए हैं। और ग्रुप सी के अंदर हमने देखा 30-30 बार भी बच्चे रिपीट हुए हैं। तो उसको चैलेंज करना ही जो क्लोज नंबर 9 है और 11 है, वही एकमात्र सॉल्यूशन है। और आप सब समझ पाए होंगे कि आगे क्या प्रोसेस हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और थैंक यू सर हम सबको गाइड करने के लिए और आगे क्या वे पॉसिबल हो सकता है वो बताने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू।